हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, वो तो आपको पता ही चल गया होगा थंबनेल से कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स कमेंट कर रहे थे कि हमें प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए। जो फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम आने वाला है, तो हमें प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है वो हमें चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो पेपर का पैटर्न होता है वो हमें जानना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मार्क्स के बारे में, तो जो मार्क्स होते हैं वो 90 में होते हैं। ठीक है, यानी हमें मैक्सिमम मार्क जो होते हैं वो 90 होते हैं। ठीक है, तो मिनिमम मार्क्स कितने होते हैं, वो 36 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 60 मल्टीपल क्वेश्चन कैरिंग 1.5 मार्क्स ईच टू बी आंसर्ड ऑन OMR शीट विद इन 70 मिनट्स। यानी हमें कितने मिनट्स दिए जाते हैं, 70 मिनट्स हमें दिए जाते हैं। यानी 1 घंटा 10 मिनट हमें इस जो पेपर होता है उसको 1 घंटा 10 मिनट दिया जाता है। ठीक है, और हमारे पास 60 MCQs का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें हमें हर एक क्वेश्चन को 1.5 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो ये पैटर्न है वो हमें इसी तरह से मिलेगा। ठीक है, इंक्लूडिंग 10 मिनट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन ऑफ OMR शीट। यानी जो ये 10 मिनट है, जो 70 मिनट हमें दिए जाते हैं, इसमें जो 10 मिनट यानी 1 घंटा हमें टोटल दिया जाता है, और जो इसमें 10 मिनट बचते हैं वो हमें डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन ऑफ OMR शीट के लिए दिए जाते हैं। यू हैव टू सबमिट ओनली ओरिजिनल कॉपी। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यानी आप लोगों को जो ओरिजिनल कॉपी होती है वही सबमिट करनी पड़ेगी, और जो रिटेन द कैंडिडेट्स कॉपी और जो जेरॉक्स होती है वो अपने पास रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है वो है, वेन एवर आई हेयर एनी वन आर्ग्यूइंग फॉर सिलेवरी आई फील अ स्ट्रॉन्ग इम्पल्स टू सी इट ट्राइड ऑन हिज पर्सनैलिटी ट्राइड ऑन हिम पर्सनैलिटी इज द स्टेटमेंट ऑफ। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, वेन एवर आई हेयर एनी वन आर्ग्यू फॉर सिलेवरी आई फील अ स्ट्रॉन्ग इम्पल्स टू सी इट ट्राइंग ऑन हिम पर्सनैलिटी इज द स्टेटमेंट ऑफ। तो जो ये स्टेटमेंट है ये किसने कहा है, क्या ये अल्बर्ट कैमस ने कहा है, क्या ये मदर टेरेसा ने कहा है, क्या ये इब्राहिम लिंकन ने कहा है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इब्राहिम लिंकन। ठीक है, यानी जो पहला क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर मोहम्मद इकबाल वाज बॉर्न इन। तो जो सर मोहम्मद इकबाल थे, यानी जिसको हम अलामा इकबाल भी कहते हैं, वो कब पैदा हुए थे, 1877, 1888, 1885 एंड 1880। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1877। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने इसको टिक किया है, तो 1877 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एपिथेट अनलेटर्ड फिलोसफर वाज यूज्ड विद द नेम ऑफ। देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एपिथेट हम किसको कहते हैं। एपिथेट जो होता है ये होता है तखल्लुस। क्या होता है, तखल्लुस, यानी कलाम। अगर हम किसी को मतलब तखल्लुस देते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह अलामा इकबाल थे, उसको हमने सर तखल्लुस दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे तखल्लुस दिया गया था अनलेटर्ड फिलोसफर। ठीक है, अनलेटर्ड फिलोसफर हम किसको कहते हैं, जिसको मतलब फिलोसफी के बारे में कुछ भी पता ना हो। ठीक है, यानी ला इल्म हम इसको कहते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि वन हु डजंट नो एनीथिंग अबाउट फिलोसफी। तो ये किसके नाम के साथ यहाँ पे यूज किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सर मोहम्मद इकबाल। यानी सर मोहम्मद इकबाल जो थे इसको अनलेटर्ड फिलोसफर कहते थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे जो एक क्वेश्चन है, आल्सो क्रॉस चेक इट योर सेल्फ। ठीक है, खुद भी देखना कि यही आंसर है या और कुछ आंसर है। मैंने गूगल किया था, इसका जो करेक्ट आंसर रहता है वो सर मोहम्मद इकबाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अलामा इकबाल वाज नाइटेड ऑन। जो अलामा इकबाल थे इसको खिताब कब मिला था। जो इसके करेक्ट आंसर्स है, क्या वो जनवरी 1 1921, जनवरी 1 1920, जनवरी 1 1923, जनवरी 1 1922। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो नाइटेड है ये इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है खिताब। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, खिताब, यानी किसी इंसान को खिताब देना। फॉर एग्जांपल जिस तरह जो अलामा इकबाल थे उसको क्या मिला था, उसको सर मिला था। ठीक है, पहले हम उसका नाम था अलामा इकबाल, उसके बाद हम कहते थे क्या, सर अलामा इकबाल। ठीक है, तो सबसे इसके अलावा हमें यह भी जानना होगा कि जो ये सर है इसको किसकी तरफ से मिला था। ठीक है, तो एक पर्सन थे जिसका नाम था किंग जॉर्ज
फिफ्थ ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। इसका नाम था क्या, किंग जॉर्ज फिफ्थ, ठीक है। ये कहाँ का रहने वाला था, ब्रिटेन का। तो इसकी ओर से इसको तखल्लुस मिला था क्या, सर। लेकिन कब मिला था, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जनवरी 1 1923, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अलामा इकबाल वाज अवार्डेड पीएचडी फॉर हिज थीसिस टाइटल्ड। देखिए अलामा इकबाल को नवाजा गया था पीएचडी अवार्ड से, जो इसकी थीसिस थी, मतलब उसका टाइटल क्या था, ठीक है। जो ऑप्शन हमारे सामने है वो है द मेटाफिजिकल मूवमेंट इन इंग्लैंड, द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि यहां तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अलामा इकबाल फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन असरार खुदाई सीक्रेट ऑफ द सेल्फ इज रिटन इन। देखिए यहाँ पे लिखा है कि अलामा इकबाल की जो पहली पोइट्री कलेक्शन थी जिसका नाम था असरार खुदाई, और इसका नाम इंग्लिश में अगर हम कह सकते हैं कि सीक्रेट ऑफ द सेल्फ इज रिटन इन, तो इसको किस में लिखा गया था, ठीक है। ऑप्शन हमारे सामने है उर्दू, अरबिक, इंग्लिश, पर्शियन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पर्शियन, ठीक है। पर्शियन लैंग्वेज में इसको लिखा गया था। इसके अलावा जो ये असरारी खुदाई थी इसको पब्लिश किया गया था इन द ईयर ऑफ 1915, ठीक है। 1915 में इसको पब्लिश किया गया था। इसके बाद इसकी जो सेकंड बुक आई थी जिसका नाम था रमूज खुदाई, तो इसमें वो क्या डिस्कस करते थे, इसमें वो डिस्कस करते थे इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो इस तरह से जो इसकी पहली जो फर्स्ट पोइट्री थी इसमें जो जिसका नाम था असरार खुदाई, इसमें वो क्या कहते थे, इसको वो डिस्कस करते थे एक इंडिविजुअल को। लेकिन उसके बाद जब रमूज खुदाई आई तो उसमें उन्होंने इंडिविजुअल के साथ उसकी सोसाइटी जो थी उसको भी डिस्कस किया था, यानी इंटरेक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी, ठीक है। Next question is Allama Iqbal's poem Javed-Nama, the poem of eternity was written in। तो अलामा इकबाल की जो पोएम थी जावेद नामा, जिसको हम कहते हैं पोएम ऑफ एटर्निटी, वाज रिटन इन, तो इसको कब लिखा गया था, ठीक है। इसके जो ऑप्शन है वो है 1932, 1922, 1923, 1930, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1932, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 1932। इटर्निटी का मतलब होता है खुलूद, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, खुलूद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मदर टेरेसा वाज बॉर्न ऑन। जो मदर टेरेसा थी वो कब पैदा हुई थी। हमारे जो ऑप्शन है वो है अगस्त 21, 1910, अगस्त 26, 1910, अगस्त 15, 1920, अगस्त 26, 1926, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, अगस्त 26, 1910, ओके। इसके अलावा हमें इसके बारे में जो हमें जानना है वो हमें यह है कि जो मदर टेरेसा थी इसका रियल नेम क्या था। इसका रियल नेम था एनजी एनजी गोंजा, GONXHE गोंजा, ठीक है, एनजी गोंजा। और इसके अलावा ये कहाँ पे पैदा हुई थी, ये पैदा हुई थी सुकॉप, SKOPJ, सुकॉपजी में, ठीक है। तो अब हमें यह भी जानना होगा कि इसकी डेथ कब हुई थी। ये हुई थी 5 सितंबर 1997, लेकिन कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी कलकत्ता में, ठीक है, नाउअडेज कोलकाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द एज ऑफ 18 मदर टेरेसा डिसाइड टू बिकम ए डैड। देखिए एट द एज ऑफ 18 मदर टेरेसा डिसाइड टू बिकम ए, तो 18 की एज में जो मदर टेरेसा थी उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि वो क्या बनेगी, क्या वो मदर बनेगी, क्या वो नन बनेगी, क्या वो सिस्टर एट चर्च, सिंगर एट चर्च, और या फिर सिस्टर बनेगी। तो मदर टेरेसा ने ये डिसाइड किया था कि वो बनेगी नन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1928 मदर टेरेसा ज्वाइनेड लोरेटो सिस्टर इन। तो 1928 में जो मदर टेरेसा थी उन्होंने ज्वाइन किया था लोरेटो सिस्टर्स, लेकिन ये लोरेटो सिस्टर्स कहाँ पे है, क्या इंग्लैंड में है, क्या स्कॉटलैंड में, एयरलैंड में, या फिर वेस्टलैंड में। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एयरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हु इज कॉल्ड द सेंट ऑफ गटर्स। तो दिए गए ऑप्शंस में किसको कहते हैं सेंट ऑफ गटर्स? क्या मदर टेरेसा को कहते हैं, सिस्टर निर्मला, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द एबो? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मदर टेरेसा को क्या कहते थे? सेंट ऑफ गटर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वाई मदर टेरेसा इज कॉल्ड द सेंट ऑफ गटर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, क्योंकि जो मदर टेरेसा थी उसका ये मानना था कि जो खुदा है उसने खुदा ने उसको ये कहा कि आप गरीबों की मदद करो, यानी गॉड कॉल्ड हर टू हेल्प द पुअर वाइल लिविंग अमंग देम, जिनके साथ आप रहते हो उनकी मदद करो, ठीक है। इस वजह से जो मदर टेरेसा थी उसको क्या कहते थे? सेंट ऑफ गटर्स, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मदर टेरेसाज वुमेन यूनिवर्सिटी इज एस्टेब्लिश्ड एट। तो जो मदर टेरेसा वुमेन्स यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई है? तो कहाँ पे ये सिचुएटेड है ये भी हम कह सकते हैं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी तमिलनाडु। तो ये एस्टेब्लिश हुई थी, इसको बनाया गया था इन द ईयर ऑफ 1984। ये भी याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो इसके अलावा अगर ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है, लेकिन वहाँ किस जगह पे है, ठीक है, उस जगह का नाम है KODAI, कोडाई, KANAL, कोडाई कनाल, ठीक है। तो वहां पे ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड अ लाइफ नॉट लिव्ड फॉर अदर्स इज नॉट अ लाइफ। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि अ लाइफ नॉट लिव्ड फॉर अदर्स इज नॉट अ लाइफ। तो ये किसने कहा है कि एक जिंदगी जो दूसरे के काम ना आए वो जिंदगी नहीं है? उसका मानना ये था, इज द पॉइंट ऑफ दैट वेरी पर्सन। उस पर्सन का ये मानना था कि जो हमारी जिंदगी है अगर ये दूसरों के काम ना आए तो ये जिंदगी किसी के काम की नहीं है। अ लाइफ नॉट लिव्ड फॉर अदर्स इज नॉट ए लाइफ। तो ये किसका मानना था? क्या ये अलामा इकबाल का मानना था, इब्राहिम लिंकन का मानना था, मदर टेरेसा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मदर टेरेसा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 14 लाइन पोएम इज कॉल्ड। तो एक जो 14 लाइन पोएम होती है उसको क्या कहते हैं? क्या उसको लिरिक कहते हैं, ओड कहते हैं, इपिक, या फिर सोनेट? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा भी होगा और जो इसके बारे में जानते होंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, सोनेट, ठीक है। यानी 14 लाइन्स को हम क्या कहते हैं? 14 लाइन्स ऑफ पोएम, 14 लाइन पोएम जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सोनेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज लिरिकल बैलेड्स इज को ऑथर्ड बाय। देखिए लिरिकल बैलेड्स जो थी इसको किस किस ने लिखा था, ठीक है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो ये लिरिकल बैलेड्स थी इसको कब लिखा गया था, यानी इसको कब पहली बार पब्लिश किया गया था। इसको पहली बार पब्लिश किया गया था 1798 में, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरेज। जो ये कॉलरेज था इसका फुल नेम जो था वो था सैमुअल, SAMUEL, सैमुअल टेलर कॉलरेज, ठीक है, कॉलरेज, ओके। तो सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा आज मैंने इस वीडियो में खाली 15 MCQs डिस्कस किए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा था। तो इस वीडियो का रिएक्शन देखते हैं कि किस तरह आप लोगों का रिएक्शन आएगा इस वीडियो पे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन द पार्ट 2। टिल देन अल्लाह हाफिज़।